हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्यूटलेज एकेडमी। फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में मैं आप लोगों को एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताऊंगी, पेपर कोड 55, पेपर कोड 17 एंड पीएसयू एचआर की जो वैकेंसीज आती है उसकी। तो बेसिकली इसमें आपको पता चलेगा कि दोनों ही नेट एग्जाम और पीएसयू एचआर की जो एलिजिबिलिटी है उसमें क्या डिफरेंसेस है, कौन एलिजिबल है। और मुझे ये क्यों बताना पड़ रहा है, क्योंकि नेट दिसंबर 2020 का नोटिफिकेशन आ गया है, फॉर्म फिलिंग भी स्टार्ट हो गया है, जिसका एग्जाम मई 2021 में होने वाला है। तो आपको पता होना चाहिए कि आप एलिजिबल है या नहीं। और ये जो नोटिफिकेशन आई है इसमें कुछ चेंजेस है वो भी साथ में बताऊंगी, क्योंकि आप अगर एलिजिबल नहीं भी होते हैं तो एलिजिबल हो जाएंगे। और हम लोगों का एक बैच स्टार्ट हुआ है, ट्यूटलेज एकेडमी एप्लीकेशन पे अवेलेबल है, रिकॉर्डेड एज वेल एज लाइव क्लासेस फॉर पेपर कोड 55। तो आप इस एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे से ट्यूटलेज एकेडमी के साथ जुड़ के कर सकते हैं। पूरा आपका बेसिक कंसेप्ट के साथ आपको समझाया जाएगा। इसमें ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है, वीकली टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा एंड लाइव क्लासेस है। तो ट्यूटलेज एकेडमी डाउनलोड करने के लिए आप प्ले स्टोर एंड एप्पल स्टोर से कर सकते हैं, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो नेट जीआरएफ पेपर कोड 55 एंड 17, अब इसकी एलिजिबिलिटी क्या है। तो मैं दो क्राइटेरिया बताऊंगी, एक क्वालिफिकेशन एंड एज, जिसकी वजह से नेट और जीआरएफ और पीएसयू एचआर डिफरेंशिएट होता है। तो नेट जीआरएफ की अगर हम बात करें तो क्वालिफिकेशन इसमें क्या मांगते हैं, general unreserved general EWS candidate who have secured at least 55% marks in master's degree or equivalent examination from universities institution recognized by UGC। ठीक है, तो UGC की जो लिस्ट है यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन की, वहाँ से आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए या फिर इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन होना चाहिए इन दैट सब्जेक्ट इन विच you want to appear for net GRF। सपोज फॉर एन एग्जाम्पल, आपका अगर MBA HR है या फिर कोई भी इक्विवेलेंट मास्टर्स डिग्री है जिसमें आपने HR पढ़ा है एज अ सब्जेक्ट, तो आप पेपर कोड 55 के लिए अपीयर हो सकते हैं। समझ में आ गया कि अगर MA भी है, MCOM भी है, MBA भी है, PGDM है, PGDBM है, और जिसमें आपका HR मेजर हो, माइनर हो, या फिर आपने एक ही सब्जेक्ट पढ़ा हो HR, तो यू आर एलिजिबल फॉर नेट और JRF एग्जामिनेशन इन पेपर कोड 55। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपको क्लियर हो गया कि नेट की क्या एलिजिबिलिटी है क्वालिफिकेशन की। और परसेंटेज क्राइटेरिया जो है यहाँ पे जनरल अनरिजर्व जनरल EWS कैंडिडेट के लिए एटलीस्ट मिनिमम 55% मार्क्स है। और जो अदर देन दिस, जैसे रिजर्व कैटेगरी है, SC ST PWD, उनको 5 इयर्स, सॉरी, तो जो अदर कैटेगरी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मिनिमम 50% मार्क्स है। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत क्वेरीज आती है स्टूडेंट्स की कि हमारा MA HR है, हम अप्लाई कर सकते हैं, MCOM HR है, हम अप्लाई कर सकते हैं क्या। तो आप नेट GRF तो अप्लाई कर सकते हैं, आपका MA इन HR है, MCOM इन HR है, या फिर MBA PGDM PGBDM है। तो ठीक है, नेक्स्ट इसमें जो क्राइटेरिया है नेट GRF में, जो कैंडिडेट्स मास्टर डिग्री में एनरोल है, मतलब उन्होंने कंप्लीट नहीं किया है, परसुइंग है, या फिर जिनका फाइनल ईयर हो गया है, रिजल्ट की वेट कर रहे हैं, वो भी इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल है, अपीयर हो सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा क्वालिफिकेशन। नेक्स्ट मैं एज लिमिट पे बात करूंगी। तो देखिए, नेट GRF में पहले GRF के लिए बात करते हैं। GRF के लिए अपर एज लिमिट इज 30 ईयर्स, बट सिर्फ इस एग्ज़ाम के लिए जो दिसंबर 2020 साइकिल का जो नोटिफिकेशन आया है, इस नोटिफिकेशन के लिए सिर्फ 1 साल बढ़ाया गया है। अपर एज लिमिट जो है 31 ईयर्स किया गया, मतलब जो 30 ईयर्स के हो गए थे और जिनको लग रहा था कि वो GRF नहीं दे सकते हैं पिछले साल, तो वो इस साल एलिजिबल है, वो दे सकते हैं। तो आप फॉर्म भर सकते हैं, आप एलिजिबिलिटी अपनी देख लीजिए। एंड अदर कैंडिडेट्स जो है OBC NCL SC ST PWD वुमेन एंड ट्रांसजेंडर कैंडिडेट्स हैं, उनको 5 इयर्स का रिलैक्सेशन मिलता है फॉर GRF। ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कोई भी एज लिमिट नहीं है, कोई भी फॉर्म भर सकता है और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकता है, नेट क्लियर कर सकता है, एंड असिस्टेंट प्रोफेसर फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर दे कैन अप्लाई। तो यहाँ पे ध्यान क्या रखना है, 31 ईयर्स है फॉर GRF, राइट, वैसे इनका 30 ईयर्स ही है।
आप नोटिफिकेशन में पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा है कि दिस एज लिमिट इज एप्लीकेबल फॉर दिस नोटिफिकेशन ओनली। मे बी ड्यू टू पैंडेमिक कोविड-19 का जो डिले हुआ था उस वजह से इन्होंने ये डिसाइड किया होगा। अब नेट जेआरएफ का हमने क्वालिफिकेशन देख लिया, एज क्राइटेरिया देख लिया। पीएसयू एचआर में जो एमटी मैनेजमेंट ट्रेनी या फिर एग्जीक्यूटिव ट्रेनी की वैकेंसी आती है उसका क्वालिफिकेशन क्या ये लोग मांगते हैं। तो देखिए क्वालिफिकेशन जो एडवर्टाइजमेंट में आता है इनके, वो बेसिकली यही होता है, पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री इन सोशल वर्क विद स्पेशलाइजेशन इन लेबर वेलफेयर, पर्सनल मैनेजमेंट एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन विद मिनिमम 60% मार्क्स। वहाँ पे हमने क्या देखा था नेट में, वहाँ पे 55% मार्क्स था, यहाँ पे 60% मार्क्स है। फिर पीजी डिग्री और डिप्लोमा इन 2 years ड्यूरेशन इन IRPM मास्टर इन लेबर स्टडीज फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद मिनिमम 60% मार्क्स, और MBA इन पर्सनल मैनेजमेंट HR HRD फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन विद मिनिमम 60% मार्क्स। तो यहाँ पे आपको ये समझना है कि अगर आप नेट क्लियर कर भी लेते, अगर आपका जो परसेंटेज है पोस्ट ग्रेजुएशन का लेस देन 60% है, तो आप नेट के लिए तो एलिजिबल है, बट आप PSU HR वैकेंसी के अगेंस्ट एलिजिबल नहीं है। ठीक है, तो जब किसी भी PSU की वैकेंसी आती है ऑन द बेसिस ऑफ नेट स्कोर कार्ड, तो आपको ये देख लेना है कि आप नेट तो दे सकते हैं बट PSU की जो एलिजिबिलिटी है वो आप क्लियर नहीं कर पा रहे, तो आप मतलब अगर PSU का सोच के नेट भर रहे हैं तो आप एलिजिबल नहीं है। तो यहाँ पे ये डिफरेंस आ जाता है, एक तो परसेंटेज क्राइटेरिया। ठीक है, अब कोर्सेज देखिए, पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स की क्वेरीज आती है कि हमारा MA HR है, हमने MCOM में भी HR है, तो क्या हम PSU की जो वैकेंसी है उसके लिए भर सकते हैं? तो नहीं, MA MCOM अलाउ नहीं है, वो MBA ही मांगते हैं, जो ऊपर मैंने बताया पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री इन सोशल वर्क या फिर MBA, ठीक है, या फिर डिग्री और डिप्लोमा 2 years का जो IRPM या लेबर स्टडीज में होता है उनको ही वो एलिजिबल मानते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना, अगर MA MCOM आपका है तो आप किसी PSU के लिए एलिजिबल नहीं है। तो ये तो क्राइटेरिया आपका, अगर PSU डायरेक्ट अपने एग्जाम्स लेती है तो वहाँ पे भी अगर आपका MA MCOM है तो आप एलिजिबल नहीं है, और अगर वो नेट स्कोर कार्ड पे भी ले रहे हैं तो आप नेट के लिए तो एलिजिबल है बट PSU के लिए एलिजिबल नहीं है। तो यहाँ पे ये दूसरा डिफरेंस। और सेकेंड थिंग जो मैंने आपको नेट JRF के लिए बताया था कि परसुइंग कैंडिडेट्स जो मास्टर डिग्री परस्यू कर रहे हैं या अपने रिजल्ट का वेट कर रहे हैं ड्यू टू डिले, किसी भी रीजन से अगर डिले हो रहा है तो एलिजिबल होते हैं। बट PSU HR में आपको एडवर्टीजमेंट में देखना होगा कि क्या वो परसुइंग कैंडिडेट्स को अलाउ कर रहे हैं। वो लिखते हैं कि परसुइंग कैंडिडेट्स आर नॉट अलाउड, है ना, कंप्लीटेड जिसकी हो गई है डिग्री वही अलाउड है। तो वो एडवर्टाइजमेंट में जैसा दिया रहेगा उसके हिसाब से आपकी एलिजिबिलिटी फिक्स होगी। नेक्स्ट हम देखेंगे PSU HR की जो वैकेंसी है उसमें एज का क्या क्राइटेरिया होता है। तो कभी भी अपर एज लिमिट जो है या तो 27, किसी किसी PSU में 27 ईयर्स ही रख देते हैं, बट मोस्टली 30 ईयर्स का रखते हैं अपर एज लिमिट। ठीक है, जो भी रेकनिंग डेट उनका फिक्स करते हैं उसमें 30 ईयर्स या फिर 27 ईयर्स, वो जो एडवर्टीजमेंट में दिया रहेगा फॉर जनरल UR एंड EWS कैटेगरी कैंडिडेट्स। और जो रिलैक्सेशन मिलेगा अदर कैटेगरी कैंडिडेट्स को, वो डैट इज एज पर रिजर्वेशन रूल्स जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाए हैं। जैसे OBC के लिए 3 ईयर्स, ठीक है, SC ST के लिए 5 ईयर्स, PWD कैंडिडेट्स में भी अलग अलग क्राइटेरिया फॉर जनरल OBC एंड SC ST एंड देन एक्स सर्विसमैन कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ नोट करनी है कि अगर आपका एज यहाँ निकल चुका है, मतलब अगर आप 30 ईयर्स के हो चुके हैं या फिर आप 27 ईयर्स क्रॉस कर चुके हैं, तो आप नेट एग्ज़ाम तो दे सकते हैं। उसके बेसिस पे अगर PSU की कोई वैकेंसी आ रही है तो PSU के लिए आप एलिजिबल नहीं है। तो 2 चीज़ें आपको चेक करनी है, एक तो आपकी क्वालिफिकेशन, उसमें आपको अपना परसेंटेज चेक करना है, और उसके बाद आपको अपना एज देखना है कि आप नेट के लिए एलिजिबल है, PSU के लिए है या नहीं है। PSU का भी साथ में आपको क्राइटेरिया देखना है अगर नेट के बेसिस पे कोई वैकेंसी आती है तो। अगर सिर्फ PSU अपनी वैकेंसीज निकाल रही है, वो अपने एग्ज़ाम ले रही है एंट्रेंस एग्ज़ाम, तो उसमें तो सिर्फ आपको PSU का ही क्राइटेरिया देखना है, क्वालिफिकेशन एंड एज। फ्रेंड्स, मुझे जितना लग रहा था कि स्टूडेंट्स के तरफ से जो क्वेरीज आती है वो मैंने बता दिया। इसके बाद भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।